नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए वे बड़े हो गए उपन्यास का चतुर्थ अध्याय, लेखिका आशापूर्णा देवी। खैर अब मित्र की पत्नी के पास निशित का आना जाना छूट गया है। अब उसके शरीर में बीमारियों ने घर कर लिया है। आलू, चीनी, भात, मसालेदार खाना सब बंद। यही तो है बड़ा अफसोस सुलेखा को। गृहस्थी में थोड़ी सी सहूलियत लाने के लिए एड़ी चोटी एक करती रहती है सुलेखा, मगर घर का मुख्य सदस्य ही इन सब से वंचित रह जाता है। जब से बीमारी ने दबोचा है, निशित चिड़चिड़ा भी हो गया है और वही एक नशा लगा है ताश की बाजी का। मोहल्ले के कुछ लोग आते हैं, रात तक बाजी चलती रहती है, मगर नियम प्रस्त निशित होश हवास भूलकर नहीं खेलता है। 10 बजने में जब ठीक 1 मिनट बाकी रहता है, तब सीढ़ी पर से चप्पल की आवाज आती है। घड़ी की सुई 10 पर पहुंचते ही परोसी हुई थाली के सामने बैठ जाएगा निशित। आज थाली परोसी नहीं गई, आज ये काम पूरे करके ही उठेगी, यही सोचकर पूरी ताकत लगाकर मशीन चलाए जा रही थी सुलेखा। बार बार घड़ी की ओर देख रही थी और हाथ की गति को और बढ़ा रही थी। अब सेकंड के कांटे पर ही आंखें टिकी थी, मगर अंत भला नहीं हो सका। ईरा की थकान भरी कठोर आवाज कोड़े की तरह कानों पर पड़ी। हाथ को रोक लिया उसने, संकुचित आवाज में बोली, दरवाजा तो मैंने अच्छी तरह बंद कर दिया था। हाँ दिया तो था, लेकिन इस कमरे में आकर देख जाती तो अच्छा होता। हालांकि उसकी बात में कोई दम नहीं था। सुलेखा अगर उस कमरे में जाती तो सिलाई मशीन अपने आप ही घूमकर ईरा की भयंकर तकलीफ से उसकी माँ को अवगत कैसे कराती। फिर भी कह दिया उसने। सुलेखा भी कह सकती थी, परीक्षा एक तू तो नहीं दे रही ईरा, मेरे लिए भी तो यही एक परीक्षा है, मुझे भी भोर होते ही पेपर सबमिट करना होगा। या फिर ताव दिखाकर कह सकती थी, तेरी पढ़ाई एक जरूरी काम है, मेरा काम फालतू है क्या। मगर इस तरह से बात करना मूर्ख सुलेखा नहीं जानती है। उसने वही कह डाला जो उसे कहना आता था। बोली, अरे पहले कहना चाहिए था ना। हालांकि पहले नहीं कहा, इसके लिए ईश्वर को धन्यवाद दिया उसने। कम से कम काम समाप्त होने को तो है, पहले कहने से तो यह भी नहीं हो पाता। खैर, ईरा पर भाषा की इस नरमी का कुछ असर नहीं हुआ। उसने एक और बात कही, पहले उतनी हिम्मत नहीं है, फिर तो तुम रो ही पड़ती, सिर में बहुत दर्द हो रहा था तभी, नहीं तो। इनके माथे सुलेखा की तरह सस्ते नहीं, आवाज से इनको दर्द महसूस होता है। सुलेखा मन ही मन संकोच में गड़ गई। 3 दिन के बाद परीक्षा है उसकी, और सुलेखा को उसका ध्यान ही नहीं रहा। छी छी, उसे मशीन की आवाज से इतनी तकलीफ होगी, सुलेखा को बिल्कुल पता नहीं लगा। झटपट उठ गई सुलेखा। स्टोव जलाकर फटाफट मेज ठीक कर ली उसने, मगर रोटी बेलने से पहले ही सीढ़ी पर चप्पल की आवाज सुनाई पड़ी। सुलेखा सन्न रह गई। बीमारी ने वहमी बना दिया है निशित को। अचानक अगर किसी दिन 10:05 हो जाए तो कहता है, रात ज्यादा हो गई है, 2 रोटी कम कर दो, नहीं तो आज भोजन पचेगा नहीं। यही सोचकर बदहजमी की दावत देता है वह। ईरा या नीरा अगर रोटी बेल देती तो काम जल्दी हो जाता, मगर सुलेखा उन्हें बुलाती नहीं है। और क्यों नहीं बुलाती, क्या हिम्मत की कमी है, ऐसा कहना शायद ठीक नहीं होगा। इस एक मामले में बड़ी खुददार है वह। बच्चों को बुलाकर कभी काम नहीं लेगी, जैसे इसी में उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, जैसे उसकी अयोग्यता प्रमाणित हो जाएगी, मानो सारे काम की जिम्मेदारी उसी की है। हालांकि मन में असंतोष की आंधी चलती नहीं, क्या जैसे हुआ करता था सास के अनुचित पीड़न पर आंधी तब भी चलती थी। उसकी अभिव्यक्ति कुछ ऐसी होती थी, क्या खूब, अपने तो घंटे भर गंगा स्नान करके आएंगी, इसी भी सब काम हो जाएगा, जैसे कोई मशीन हूं मैं। जैसे ही घर में कदम रखा, नाक सिकोड़ना शुरू किया। दया माया कुछ नहीं है शरीर में। बहू ने कुछ खाया पिया या नहीं, पूछा भी है कभी। ऐसी ही कितनी बातों का तूफान उठाता था। यह आंधी निरुपाय सुलेखा को ही झकझोर जाती थी। उसके बाद तो गंगा में कितनी लहरें आई गई, अभिव्यक्ति का वही तरीका रह गया, केवल भाषा में बदलाव आया। अब तो मन ही मन कहती है वह, क्यों बुलाऊं उन्हें, खुद होश नहीं, बड़ी हो रही है या नहीं। इधर मिजाज की गर्मी दिखाने लायक उम्र तो हो गई है। दूसरी लड़कियां चौके की आधी जिम्मेदारी लेकर माँ का काम हल्का कर देती हैं। यह नहीं सोचा कभी, क्यों अपनी बुआ के घर देखा नहीं, मोहल्ले में, अड़ोस पड़ोस के घर,
लड़कियां लिखाई पढ़ाई सिलाई बुनाई करती हैं, बाजार जाती हैं और माँ के काम में हाथ भी बटाती हैं, और तुम लोग, बाप भाई को एक गिलास पानी लाकर देने की भी अकल नहीं है। जब भी दुखी होती हैं, सुलेखा के मन में बातों का तूफान उठता है। नहीं तो ऐसा भी देखा गया है कि इत्तेफाक से अगर नीरा या ईरा ने चाय ही बनाकर थोड़ी मदद कर दी, सुलेखा मानो निहाल हो गई और संकुचित भी, मानो समय पर सुलेखा ने अपना कर्तव्य नहीं निभाया, तभी बेचारी को इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। सुलेखा की प्रकृति में इस प्रकार का विरोध है। शायद डरपोक लोग ऐसे ही होते हैं या बुद्धिमान लोग। बुद्धिहीन केवल शाब्दिक अर्थ में नहीं, जो जन्म से ही मूर्ख होते हैं उनकी ही यह दशा है। वे हमेशा अपराधी भाव से झुके रहते हैं। सुलेखा इन्हीं में से है। सुलेखा के पिता की अकाल मृत्यु हो गई। इस अपराध का बोझ सुलेखा ने अपने कंधों पर ले लिया, मानो उसी का दोष हो। सुलेखा के चाचा को नौकरी में आशा अनुरूप पदोन्नति नहीं मिली और जीवन में एक बार भी लॉटरी में नाम नहीं निकला। इसे भी अपना दोष मानकर सुलेखा सिर झुकाए रही। और सुलेखा की मां दमे तथा गठिया की चपेट में पड़कर देवर की गृहस्थी में किसी काम न आती। अगर तीन तीन लोग उसी परिवार में खाते पलते, इसी शर्म में से सुलेखा अधमरी हो जाती थी। शायद इसी कारण से सुलेखा के भीतर अपराधी भाव ने जड़ जमा लिया। ऊपर आकर निशित ने सारे दृश्य का पर्यवेक्षण किया और हैरान होकर बोला, बात क्या है, अभी तक खाना नहीं बना? सुलेखा तवी से में बेली हुई रोटी डालते हुए बोली, बस अभी हो जाता है, हाथ मुंह धो लो। हाथ मुंह पर मिट्टी नहीं चढ़ी है, धोने में 1 घंटा लग जाएगा। कहकर नाराज निशीत अंदर हाथ धोने चला गया। जैसे सुलेखा को ही घंटा भर लग जाएगा इन चंद रोटियों को सेकने में। बाप की आहट पाते ही दीपक, दीपंकर, ईरा, नीरा, तिन्नी सब खाने के लिए आ गए। खैर, आज सुलेखा को डर नहीं, उनकी रोटी तैयार है, शाम को ही बनाकर रख छोड़ी थी। इसके लिए सुलेखा के पास जोरदार तर्क है। केरासिन खत्म है और आज दुकान में मिली नहीं। स्टोव में इतना तेल नहीं कि सबकी रोटी बन जाए। अतः शाम को कोयले के चूल्हे पर ही बनाने के सिवा और चारा क्या था। सुलेखा ने सोचा था एक तरह से अच्छा ही है, आज सिलाई का काम पूरा कर लेगी। बनी हुई रोटी तो परोसने में देर न लगी। निशित को 2 मिनट रुकना पड़ा। उसी से निशित इधर से उधर चहलकदमी करने लगा। डरते डरते खाना परोसते हुए सुलेखा सोचने लगी, गनीमत है कि 2 रोटियां उठा लाने को नहीं कहा निशित ने। लेकिन भावी डॉक्टर दीपक अपने कर्तव्य के प्रति सजग होकर बोल उठा, पता नहीं क्यों बाबूजी को समय पर खाना भी नहीं दिया जाता है, जैसे रोज ही ऐसा होता हो। यही एक आदत है दीपक की। सच पूछो तो नीरा की भी। अचानक कभी किसी दिन कोई दोष नजर आ जाए तो तुरंत कह देंगे, ऐसा होता ही क्यों है, वैसा क्यों नहीं होता। सुबह अक्सर ही दाई आने में देर कर देती है, कितनी बार आती ही नहीं। कोयले का चूल्हा रोज एक सा जलता भी नहीं, कभी हवा देनी पड़ती है। यह सब पलट कर भी नहीं देखते ये लोग, नीचे उतरते ही नहीं, सब अपने अपने कमरे में पढ़ाई में डूबे रहते हैं। मगर खाते समय देखते हैं कि बीमार पिता के लिए रोटी मुलायम नहीं बनी या बिना आलू की सब्जियों की संख्या कम है तो बड़े आराम से कहते हैं सब कुछ होता है और बाबूजी के लिए इतना सा नहीं हो पाता है। हाँ, केवल पिता के लिए ही ऐसी बातें नहीं करते हैं अपने लिए भी। शुद्ध हंसी के साथ कहते हैं, सुबह सुबह 100 कामों में ध्यान न बटाकर अगर सिर्फ इस तरफ ध्यान देती तो अच्छा होता। ढेर सारी सब्जी बनाने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ अगर दाल भात थोड़ा ठंडा रखती। जल्दीबाजी में इतना गर्म कोई खा सकता है क्या? इसका अर्थ हुआ कि जल्दीबाजी के अलग तरीके हों। खैर, सुलेखा भी निर्लज है, ऐसा ही क्यों नहीं करती। उतनी जल्दीबाजी में भी वह किसी के लिए आलू की भाजी और किसी के लिए मसालेदार मछली बनाने में लग जाती है। सब एक सा खाते ही कहाँ है, एक एक का स्वाद एक एक किस्म का है। दीपक को मिर्च मसाला सरसों बिल्कुल पसंद नहीं। उधर ईरा केवल सरसों वाली मछली ही खाना पसंद करती है। तिन्नी तो दाल को हाथ ही नहीं लगाती और दीपंकर दाल के बिना भोजन ही नहीं करता। इसके अलावा किसी को परवल की भाजी बेहद पसंद है तो कोई उसे छूना भी नहीं चाहता। नीरा को हमेशा तीखी मसालेदार सब्जी पसंद है तो तिन्नी मिर्च मसालेदार सब्जी देखकर रोनी सी सूरत लेकर उठ जाती है। मछली में भी तो सबकी पसंद अलग अलग है। केवल गोश्त ही सबको पसंद है, मगर वह तो रोज दोनों समय बनाना संभव नहीं और फिर उसे भी 3 बार पकाना होगा। निशित के लिए स्टू, तिन्नी और दीपंकर के लिए बिना मिर्च की करी और बाकी सबके लिए मसालेदार। उसे खुद कैसा खाना पसंद है सुलेखा को नहीं पता। इन्हीं 3 तरह के पकवानों से
जो बचता है उसे मिला जुला कर अपना काम चला लेती है वह। डेगची कढ़ाई जो हाथ लग जाए उसी में लेकर खाने बैठ जाती है वह। इस बात से भी नाराज होते हैं। अनायास ही कहते हैं सबके लिए इंतजाम है, केवल माँ को ही एक थाली और कटोरी नसीब नहीं होती। वह और कुछ नहीं, एक प्रकार का सुख है इसमें भी। आत्मपीड़न की इच्छा भी एक प्रकार की मानसिकता है और मानसिक व्याधि ही है एक प्रकार की। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, यह भी तो एक प्रकार का मानसिक सुख है। बहुत पढ़े लिखे हैं ये लोग, इसलिए दूसरे के मन को पढ़ लेते हैं। ऐसा लगता है जैसे किताब के पन्ने को चिल्लाकर पढ़ रहे हों। उनकी समझ के आईने में सुलेखा की जो छवि झलकती है उसे देखकर वह स्वयं ही हैरान हो जाती है। अपने बारे में सुलेखा जो कुछ भी जानती थी वह सारा जान चुकी है और जानकर हैरान हो रही है। उसका मन इतना कुटिल है, खुद ही मालूम नहीं था उसको। इतनी सी बात पर ही सुलेखा की आंखें भर आई। फिर भी वह कह नहीं सकी, अच्छा रे रोज ही ऐसा होता है, यही देखते हो तुम लोग? नहीं, नहीं कह सकी ऐसा। केवल तेजी से हाथ का काम निपटाने लगी। मगर आज सुलेखा का नसीब खराब है। तभी तो निशित की आलू वर्जित स्पेशल सब्जी में आज स्वाद का बड़ा ही अभाव हो गया। चीनी के बदले में सैकरीन और नमक के बदले के सॉल्ट और तेल घी के बदले सूखी कढ़ाई में चला चला कर सब्जी पकाना और उस सब्जी में स्वाद लाना कितना कठिन है यह सुलेखा ही जानती है। फिर भी उसकी चेष्टा में कोई कमी नहीं है। वह तो ममता से खुद ही घायल है। आज न जाने क्या हो गया। निशित आज सब्जी को मुंह में डालते ही मुंह बिचकाकर अपनी विशेष भंगिमा के व्यंग और दुख घोल कर बोला, यह क्या बना है क्या ये? डरते डरते सुलेखा बोली, मागुर मछली का स्टू। मागुर मछली का स्टू? ओह, मैंने सोचा गदाल पत्ते का झोल है। गदाल, यह एक प्रकार का औषधि पत्ता है जिसे पकाकर खाया जाता है। ओह ओह, तब सुलेखा तो कह सकती थी, डॉक्टर कुछ भी तो सब्जी में डालने नहीं देते, स्वाद कहाँ से लाऊं? मगर नहीं। मूर्ख की तरह डरते डरते बोली, अच्छा नहीं हुआ? अरे क्यों नहीं हुआ? निशित ने वही व्यंग भरी शुद्ध हंसी बिखराई और बोला, बहुत अच्छा हुआ, देखो ना कितने चाव से खा रहा हूं। सुलेखा मुंह फेरकर जल्दी से दूसरे काम में जुट गई। अभी इधर मुंह फेरना संभव नहीं उसके लिए। दीपक फिर से अपने कर्तव्य में जुट गया। गंभीर स्वर में बोला, इतना सा तो खाते हैं बाबूजी, उसको जरा सा ध्यान से नहीं बनाया जा सकता क्या? हम लोगों के लिए इतना सारा न पकाकर उसमें थोड़ा समय देती तो। नीरा अचानक हंस पड़ी, बोली, घबराओ मत श्रीमान भैया, हमारे यहाँ भी विशेष अंतर नहीं है, बस ठंडी ठंडी रोटियां, कोहड़े का पसुआ और मछली की रसेदार तरकारी, बस। ठंडी रोटी का जिक्र हुआ तो सुलेखा और चुप न रह सकी। रूंधे स्वर में बोली, किरासन मिला नहीं, स्टोव में तेल नहीं भर सकी। ओह, इसलिए शाम को ही बन गई? पैर हिलाते हिलाते नीरा बोली, इतना ही मुश्किल था तो थोड़े चावल ही पका लेती, खाकर हमें भी चैन मिलता। सुना है चावल पकाना सबसे आसान है, और मगर हमारे घर में वही सबसे दुर्लभ है। जैसे शाम का बना हुआ भात ही नीरा को खाने में अच्छा लगता। असल में उसे रोटी बिल्कुल पसंद नहीं। गरम गरम भात थोड़ा सा मिल जाए तो चैन से खाती, मगर अधिकतर दिन वैसा हो नहीं पाता है। इसी बात का वह मजाक बनाती है, क्रोध नहीं करती। काफी सुशील और सभ्य है, इसलिए नहीं करती है। क्या सुलेखा को ही इस बात का दुख नहीं है? क्या वह नहीं समझती कि थोड़ा सा गर्म भात मिलने पर नीरा कितना संतुष्ट होकर खाती है? पहले तो करती भी थी यह सब। नीरा के लिए गर्म भात, दीपक के लिए गर्म पराठे, बाकी सबके लिए गर्म रोटी, मगर अब संभव नहीं हो रहा। समिति की सिलाई ने सुलेखा का सारा अवसर छीन लिया। काम के समय पर भी हमला बोल चुका है। सच कहा जाए तो उसे थोड़ा बहुत जो समय मिल पाता है वह यह है शाम का समय, जिस समय निशित सैकरीन वाली चाय पीकर खेलने बैठता है। इस समय बच्चे भी अपने अपने काम में जुटे रहते हैं, कभी टहलने जाते हैं, संगीत सीखने या फिर पढ़ाई करते हैं। यह कीमती समय भी क्या सुलेखा चौके में बिताए? फिर सिले हुए कपड़ों की सप्लाई कब देगी वह? महिला समिति के लिए यह सिलाई का काम ऐसे ही तो नहीं करती है सुलेखा। ऑर्डर लेती है, सप्लाई देती है, पारिश्रमिक लेती है। यह राशि भी कुछ कम नहीं होती। क्या यह राशि घर के ही काम नहीं आती? दाल रोटी पर ना सही, बाकी जरूरतों पर। जब से बच्चे बड़े हुए हैं कितनी मांगे हैं उनकी। इधर निश्चित पाई पैसे का हिसाब लेता रहता है। ना ले तो करे भी क्या? उसे तो पता है कि 3-3 बेटियों की शादी करनी है, 2 बेटों को पाल पोस कर बड़ा करना है। अतः उनकी शौकीन जरूरतों की ओर ध्यान देने में कोई बुद्धिमानी नहीं है।